ये सॉल्यूशन का जो है दूसरा पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले विलेयता का मतलब समझ लीजिए कि निश्चित ताप पर जो है किसी विलायक की निश्चित मात्रा में जो है विलय की आप कितनी मात्रा घोल सकते हैं, उसी को जो है विलयन की जो है विलेयता कहते हैं। उसी को हम विलय की विलेयता कहते हैं। तो विलेयता को समझने के लिए पहले थोड़ा समझ लीजिए कि विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका विलयन, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। तो ये जो विलयन बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत डायनेमिक होती है, एक गतिक प्रक्रिया होती है। एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि विलय हमारा ए है और विलायक जो है बीबी है, और विलय को जब विलायक में घोला गया तो क्या बन गया आपका ए बी बन गया, कोई प्रोडक्ट जो है ये। तो विलय प्लस विलायक से विलयन बनने की घटना को बोलते हैं डिसोल्यूशन। और जब विलयन बनता है तो उसमें दोनों तरह की प्रोसेस हो जाती है, दोनों तरह की प्रोसेस जो है वो होती रहती है। ये ए और बी से जो है आपका ए सिंगल बॉन्ड बी बनता है, इसको डिसोल्यूशन कहा जाता है। और इसकी विपरीत प्रक्रिया भी चलती रहती है। अगर ए बी से ए सिंगल बॉन्ड ए या बी सिंगल बी बॉन्ड बी बनता है तो एक क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, और दोनों के मध्य जो होता है गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि किसी विलय की विलेयता पर जो है किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे जो पहला है वो है ताप या टेम्परेचर। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो हमने 11th में जो है लसातिले का नियम पढ़ा है। तो अगर कोई मान लीजिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में अगर आप विलय और विलायक को मिला रहे हैं, उसमें अगर आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप चूने को जो है पानी में घोलते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चूने की विलेयता क्या होती है, पानी में घट जाती है। और कई बार क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता जो वो बढ़ जाती है, वो सामान्यतः ऊष्माशोषी प्रक्रिया में होता है। जैसे अगर आप चीनी को पानी में घोलेंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें आप और ज्यादा चीनी की मात्रा घोल सकते हैं। दूसरा इसमें आपका है विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति। अब ये क्या है, देखिए सामान्यतः क्या होता है कि ध्रुवीय जो पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि समान प्रकृति का पदार्थ जो है वो समान प्रकृति के पदार्थ में घुलने की जो है टेंडेंसी रखता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समान समान को घुलता है, समान समान को घुलता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी ध्रुवीय पदार्थ जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, सामान्यतः ध्रुवीय पदार्थ जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। जैसे NaCl आपका ध्रुवीय है तो जल में घुलनशील होगा। कोई ऑयल लेंगे तो ऑयल कैसा होता है आपका, ध्रुवीय होता है, वो जल में नहीं घुल पाएगा। तो ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय पदार्थ जो है ध्रुवीय में घुलेगा। इसी को कहा जाता है समान समान को घुलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। एक तीसरा इफेक्ट और है आपका दाब। अगर हम द्रव और ठोस की बात करें तो द्रव और ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई खास महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों कैसे आपके असंपीड्य हैं। लेकिन गैस की विलेयता पर जो है दाब का बहुत सार्थक प्रभाव पड़ता है। उसके संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया है, उस हेनरी के नियम का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अगर हम हेनरी लॉ की बात करते हैं, हेनरी के नियम की, तो उससे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, बर्तन है, और इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये जल रखा हुआ है और इस पे मैं CO2 गैस जो है डिजोल्व कर रहा हूँ। CO2 गैस को मैं घोल रहा हूँ और यहाँ मान लीजिए एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा है, ये पिस्टन लगा हुआ है। तो यहाँ भी दोनों प्रक्रियाएं साथ चलेंगी। ये गैस के अणु जो होंगे विलयन में घुलेंगे और कुछ गैस के जो अणु होंगे वो विलयन से बाहर भी निकलेंगे। तो एक निश्चित ताप पर जो है वो द्रव की सतह पर गैस के अणुओं की जो टकराने वाले अणुओं की संख्या जो होगी वो निश्चित होगी। यानी वो द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे गैस के अणु। उस दाब को कहा जाता है आंशिक दाब। उसे कहते हैं आंशिक दाब या गैस का आंशिक दाब।
तो हेनरी ने संबंध में एक नियम दिया है कि किसी भी गैस की जो विलेयता होती है, किसी भी गैस की जो विलेयता होगी उसके आंशिक दाब पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। जब दाब का मान जितना अधिक होगा विलेयता क्या होगी आपकी उतनी अधिक होगी। अगर हम विलेयता को मूल अंश के रूप में व्यक्त करें और आंशिक दाब आपका P हो तो हेनरी के नियमानुसार P समानुपाती क्या होगा आपका X। यहाँ पर X क्या है, X जो है गैस का मूल अंश है, किसमें, विलयन के अंदर। तो विलयन के अंदर जो गैस का मूल अंश उपस्थित है वो X है आपका। अगर इस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा H KH और ये फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर KH इंटू X। यहाँ पे KH क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट है। तो इसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि KH का मान अगर ज्यादा होगा तो विलेयता क्या होगी आपकी, विलेयता जो है वो कम होगी। अगर KH का मान ज्यादा होगा तो विलेयता क्या होगी आपकी, कम होगी। तो जिन गैसों के लिए KH का मान ज्यादा होता है उनकी विलेयता क्या होती है, सदैव कम होती है। अब इसके थोड़ा हम अनुप्रयोग की बात करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी आपके पेय पदार्थ हैं उन सब में CO2 गैस को जो है बहुत उच्च दाब पर भरा जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स हो, जितने भी आपके शीतल पेय पदार्थ हैं उन सब में जो CO2 गैस है वो बहुत ही उच्च दाब पर भरी जाती है। वो भी हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग हम इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी आपके डाइवर्स यानी गोताखोर हैं, जब वो समुद्र में जाते हैं तो पीठ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। कारण ये है कि जब वो समुद्र में जाते हैं तो वो उच्च दाब का अनुभव करते हैं और उच्च दाब का अनुभव करने पर रुधिर में जो है ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी घुल जाती है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र की सतह पर आते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत तेजी से ब्लड के अंदर से बाहर निकलती है और उसके निकलने के कारण रुधिर में जो है बुलबुले टाइप के बन जाते हैं। उससे रुधिर के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और एक बहुत भयंकर दर्द होता है। इस स्थिति को बैंड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, बैंड्स। तो बैंड्स से बचने के लिए जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत जो पर्वतारोही हैं वो देखा होगा आपने कि जब पर्वतों पर चढ़ते हैं, उच्च शिखरों पर चढ़ते हैं तो अपनी पीठ पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के ले जाते हैं। कारण यह है कि जैसे जैसे दाब का मान ऊंचाई पे जाते हैं तो दाब का मान घटने लग जाता है और जब दाब घटता है तो रुधिर में जो है ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है और जब ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है तो मनुष्य जो है अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इस स्थिति को एनॉक्सिया कहा जाता है। एनॉक्सिया। तो दो बताए मैंने, बैंड्स और एक क्या हो गया आपका, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप मान लीजिए कोई किसी को एनॉक्सिया जैसी परिस्थितियों में रखा जाए तो वो मनुष्य यहाँ तक अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देगा कि अपना नाम तक नहीं बता पाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में यही देखा गया था कि जितने भी पायलट्स थे वो 10,500 फीट से ऊपर फाइटर प्लेन उड़ाया करते थे तो ढंग से वो एम नहीं कर पाते थे, अपने टारगेट को जो है एम नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं वो एनॉक्सिया का शिकार हो जाते थे। तो इसका पहली बार अध्ययन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया और इसके अब हम जो है इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ये जो आपका हेनरी लॉ है, आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न ये बच्चों, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP पर H2S गैस की जल में विलेयता 0.195 m है। H2S के लिए हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। H2S के लिए हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो बहुत आसान सा प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो विलेयता दी गई है, H2S की जो विलेयता दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.195। इनका मतलब क्या हो जाएगा, मोललता। और मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। यानी H2S के जो है 1 किलोग्राम में इतने मोल मौजूद हैं। तो आपके जो H2S के मोल हो गए वो हो गए 0.195।
और जो जल की मात्रा है आपकी H2O की मात्रा कितनी है पर केजी, यानी 1 किलोग्राम है। और 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। अगर आप जल के मोल कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो जल का द्रव्यमान है 1000 और जल का अणुभार कितना होता है 18, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 55.5। अब अगर हम H2S का मोल प्रभाज कैलकुलेट करते हैं, XH2S, तो मैंने बताया था आपको इसका मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोल कहाँ आएंगे ऊपर और नीचे क्या आएगा आपका कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल कितने आएंगे, इन दोनों को आप जोड़ देंगे और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.195 प्लस 55.5, ये आएगा 0.0035, इतने के आसपास से निकल के आ जाएगा ये। और हेनरी एक चीज और, ये एसटीपी की बात कर रहा है, तो एसटीपी का मतलब क्या होता है, प्रेशर जो होगा आपका एक वायुमंडल या एक बार होगा। टेम्परेचर क्या होगा आपका 273 केल्विन। तो दाब फिक्स है, तो दाब फिक्स है तो P इक्वल टू क्या होता है आपका KH इंटू एक्स। एक्स के स्थान पे क्या आएगा आपका XH2S। यहां से अगर आप KH का मान निकालेंगे तो KH की वैल्यू आएगी P अपॉन XH2S और P का मान है 1, 0.0035, ये लगभग 285 के आसपास निकल के आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर हेनरी का नियम कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम राउल्ट के नियम की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।